हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट मैराथन देखेंगे, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर देने वाले हैं, साथ में RO 2022, यूपी PCS प्रीलिम्स 2023 और वीडियो री एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको एवरीडे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? तो आपका है कि भारतीय संविधान की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके लिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के लिए कौन नियुक्त किए गए थे? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो सबसे वरिष्ठ नागरिक थे। तो जो आपके ये जो संविधान का जो प्रोसेस लिया गया अध्यक्ष अस्थायी वरिष्ठ नागरिक का, तो ये आपके कनाडा से लिया गया था। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, तो प्रारूप के थे। झंडा समिति संचालन समिति, तो झंडा समिति, संचालन समिति और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो आपका। कौन सा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो सिद्धांत लिया गया है वो आपके कहाँ से? USA के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा से अपशिष्ट शक्तियाँ, साथ में संघीय व्यवस्था, संघीय शक्ति, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। तो आंसर जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो भाग 1 में जो आपके हैं संघराज क्षेत्र, भाग 2 में आपकी नागरिकता, भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग 4 में आपके DPSP हैं और भाग 4 का में आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान आपका है वो पूर्णतः लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 से। तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत कब गणतंत्र बना? तो भारत जो गणतंत्र बना था वो आंसर होगा आपका सही 26 जनवरी 1950 को। तो आंसर नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है या उद्देश्य का। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा से कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो संविधान सभा से स्वीकार किया गया था वो आपका 22 जुलाई 1947 को, अर्थात ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया था वो किया था 24 जनवरी 1950 को। साथ साथ इसी के दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। साथ में आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। साथ साथ राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो आपको ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950 को 4 कार्य किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से। तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो सभी तरीके से आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। मूल संविधान में आपको 7 मूल अधिकार मिलेंगे, जिसमें से एक को आपको संपत्ति का अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 का में रखा गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, ये वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो आपके जो मूल अधिकार हैं उसका रक्षक कौन है। तो आपका आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कौन सा, हाई कोर्ट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का क्या है। तो एक प्रकार का विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको विधिक अधिकार दिया गया मूल अधिकार से हटा के। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 21 के तहत भारतीय नागरिकों की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिला है। साथ में अनुच्छेद 21 के तहत आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है आपके वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा ये सी। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो आपके DPSP राज्य की नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल 38 में इसका बात कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य की। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से प्रेरित हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो है वाद योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है कि वह, तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य को निर्देशित करता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे। यह गांधीवाद सिद्धांत है डीपीएसपी का, राज्य की नीति निर्देशक सत्ता आर्टिकल 40, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मूल भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो मूलतः भारतीय संविधान में कौन सा चीज़ निहित नहीं था उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी है, मूल कर्तव्य, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया। तो आपको ध्यान में रखना है। साथ में बर्मा समिति भी मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ अर्थात रूस से संबंधित हैं। तो जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। जर्मनी से आपके आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो संविधान में जो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है वो कितनी है। तो वर्तमान में आपकी टोटल मूल कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। तो आपको हमने बताया कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है। तो भारतीय संघ की जो शक्ति निहित है वो किसमें निहित है। तो आपके राष्ट्रपति जी में निहित है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वो एक आदिवासी महिला है। तो आपको इतना मैंने हिंट दे दिया है, नाम आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है। तो 5 वर्ष। हालांकि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, वो अपने पद पे आश्रित नहीं हो जाते हैं, तब तक राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेंगे, चाहे वो 5 वर्ष से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति को सौंपते हैं। तो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत, अप्रत्यक्ष मतदान अर्थात तीनों को अपनाया जाता है। तो आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, इस क्वेश्चन को मैंने बार बार देखा है, बहुत से एग्जाम में बार बार आया, आरओ के एग्जाम में भी पिछली बार आया था। तो जो आंसर होगा आपका ये होगा आंसर नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल किस में है। तो आर्टिकल 61 में है। तो संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 61 में संसद की किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च सेनापति वो आपके राष्ट्रपति जी हैं। तो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वो कौन होते हैं। तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों। दूसरा पॉइंट ये है कि विधानसभा या विधान परिषद के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
तो असत्य जो कथन वो है ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है, तो उच्च सदन होने के नाते तो ऊंचे लोग होंगे और ज़्यादा लोग होंगे, तो इसलिए आंसर जो होगा आपको ट्रिक में बता रहा हूँ, तो आंसर होगा आपका 12। और आपका लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, तो उसमें मनोनीत की जो संख्या है वो 2 है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, तो अभी हमने बोला कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो आपका राज्यसभा है और जो निम्न सदन है वो आपका लोकसभा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत कम समय में 150 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो दूसरी वीडियो को आप देखेंगे तो करीबन 150 क्वेश्चन आपको 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कराए जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका टाइम भी बचेगा और अच्छे से आपको MCQ भी मिल जा रहे हैं। तो वीडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो अर्थात संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य बन सकता है, तो कितने माह के अंदर, तो आपके 6 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आंसर जो सही होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या वो हो सकती है कितनी, 552। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो कोई भी विधेयक आर्टिकल 110 के तहत, अर्थात कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय और अंतिम निर्णय वो लोकसभा अध्यक्ष अर्थात वर्तमान में ओम बिरला जी करते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आर्टिकल 76 महान्यायवादी को कहा जाता है, तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महान्यायवादी। सॉरी। नेक्स्ट आपका है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो चलाता है कौन, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे प्रशासक हो, तो जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति कभी भी संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, उनके स्थान पे यदि करना भी पड़े लोकसभा राज्यसभा के किसी भी सदस्य का तो वो उपसभापति करेंगे, ना कि सभापति, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संचालन समिति, प्रक्रिया समिति और झंडा समिति के सदस्य थे, तो इसको भी साथ में याद रखना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछा गया है, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी जी थे, तो आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है। तो आंसर होगा जो सही इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था का संविधान में कोई ऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो है एक सभा या एक अस्थायी सदन है, तो सही है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सही है। इसकी सदस्यता 30 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले को होती है, सही है। तो जो आपका गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष दिया है, जो कि लोकसभा का है ना कि राज्यसभा का, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आंसर होगा इसका सही पुडुचेरी और दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है। तो मैंने अभी बताया कि लोकसभा आपका निम्न सदन है, तो निम्न मतलब छोटा, छोटा मतलब कम, राज्यसभा मतलब उच्च सदन, उच्च मतलब बड़ा। तो आंसर जो सही होगा आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। नेक्स्ट आपका है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर होना चाहिए। तो दोनों के बीच जो अधिकतम माह का अंतर होना चाहिए वो 6 मंथ है, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वित्त विधेयक जो कि आर्टिकल 110 के तहत यदि पेश किया जाएगा तो हमेशा पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो आंसर नंबर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अभी हमने संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को देखा था, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा, तो आपके राज्यपाल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो आपको ध्यान देना है कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुसार कहीं भी कभी भी स्थानांतरित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट है आपका है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या वो कितनी है, 50 है, और न्यूनतम 60 है। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल जो विधान परिषद हैं वो हैं 6। हालांकि पश्चिम बंगाल भी विधान परिषद के बारे में चर्चा कर रहा था पिछले बार 2021 में, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 6। एक आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, फिर तेलंगाना, चौथे 5वें हो गए, 5वें 6ठे को आपको कमेंट करना है कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि गलत है। तो ये भी राज्यसभा के जैसे अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, तो आंसर नंबर डी होगा, वो गलत है। नेक्स्ट आपका है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे केंद्र का जो था वो लोकसभा के प्रति था, तो अर्थात उसी के तर्ज पे राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो आंसर नंबर ए होगा सही, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए। तो वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए, तो 2 अधिवेशन कम से कम होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपेगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो विधानसभा सदस्यों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, तो आंसर जो आपको सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, हालांकि इसको अब हटा दिया गया है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 370
अब 370 को हटा दिया गया है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 ध्यान में रखना, साथ में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो आपके दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो है कितनी, तो आपको ध्यान में रखना है 25 है, तो आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछी है, ना कि कितने हाई कोर्ट हैं। मैंने सोचा हाई कोर्ट के बारे में पूछा है, तो कुल संख्या जो है वो कितनी है, तो 34 है, 1 + 33 है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आपको लिख लेना है 34, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल होता है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे। तो वाई चंद्रचूड़ जी सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है वो है 25, तो इसको भी ध्यान में रखना है। मैंने इसी क्वेश्चन में आपको अभी थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो जो आंसर होगा सही वो 25 होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के अर्थात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं, तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा होती है, तो कितनी होती है, तो अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, तो आपको ध्यान में रखना, जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो होता है 65 वर्ष पूरा होने तक, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सेवा क्षेत्र जो है सर्वाधिक है, तो वो है आपकी गुवाहाटी हाई कोर्ट का, तो आपको आंसर ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक आधिकारिकता क्षेत्र जो है वो है गुवाहाटी का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट है आपका किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो सबसे अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, तो इसके भी ध्यान में रखना है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श मांगने का अधिकार है, तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपयुक्त सभी, तो सभी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। तो भारत में अभी तक कुल टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार भी नहीं, वो है आपका वित्तीय आपातकाल, तो एक बार भी नहीं, वित्तीय आपातकाल अभी भी कोई भी बार नहीं लगाया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो इसका जो सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, साथ में आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो सभी आर्टिकल आपको याद रखना है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
तो आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अभी हमने बताया था कि आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सॉरी गाइज, ये आपको ये स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो है कितने वर्ष की, तो अधिकतम 3 वर्ष तक आप राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। हालांकि यदि आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो आप अनंत काल तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि अभी तक कभी भी नहीं किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो कितने समय के लिए, तो अधिकतम 6 माह के लिए। इसके बाद आपको संसद से फिर अनुमोदन कराना होगा, तो आपको ध्यान रखना है 6 माह के लिए। हालांकि वित्तीय आपातकाल में ऐसा प्रावधान नहीं है, एक बार आप अनुमोदन करा लीजिए तो फिर आप बार बार नहीं कराने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की योग्य बात है। नेक्स्ट आपका है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह है अर्थात 60 दिन है, और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 30 दिन है अर्थात 1 महीने है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून जो है आपके 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं को रखा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, और 11वीं में पंचायत है जिसमें 29 विषय हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो अभी हमने कहा कि संविधान द्वारा टोटल कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। तो आपके टोटल 22 भाषाओं को, जिसमें से 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाल कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया जिसमें डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो अभी हमने बताया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि 10वीं अनुसूची में उसका उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो गाइज आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ एक एक करके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अर्थात 1992 संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें टोटल 29 विषय हैं, और नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 74वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट है आपका 86वां संविधान संशोधन अर्थात 2002 में संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसको विधिक अधिकार से हटा के आपको कानूनी अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A के तहत। तो आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 280 में किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, और यह एक संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अभी तक प्रस्तावना यानी कि प्रेमबल में एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्तियाँ प्रदान करता है।
तो संसद को जो शक्तियाँ प्रदान करता है वो संविधान में संशोधन की है, तो आंसर नंबर बी सही होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 148 में उनकी चर्चा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपका योजना आयोग जो कि 15 मार्च 1950 में गठन हुआ था इसका, साथ में साथ राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी गठन 1992 में हुआ था, दोनों संवैधानिक अधिकार निकाय नहीं है, तो आंसर नंबर से होगा डी, ए और सी। नेक्स्ट आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको पता है कि योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 15 मार्च 1950 को प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो अभी हमने बताया 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1953 में भाषाई आधार पर जो गठित हुआ वो था न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में आपके JBP समिति थी और धर समिति थी, इन्होंने दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को मान्यता नहीं दी। तो फजल अली आयोग ने राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया, हालांकि इसने एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार किया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपका आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो बलवंत राय जो मेहता है उनका संबंध जो है वो है पंचायती राज व्यवस्था से, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से हुआ। तो आपके आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान नागौर से, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपके लोक सेवा आयोग एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, उसके अध्यक्ष थे। तो पहले वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे कौन, तो आपके KC नियोगी जी थे, तो आंसर नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, KC नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें प्रदान की गई हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा अपशिष्ट जो शक्तियाँ वो केंद्र सरकार में निहित हैं, अर्थात संघ सरकार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। तो पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो निर्णय लेने का अधिकार भी राज्य सरकार को होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सहकारिता आयोग का संबंध है। तो सहकारिता आयोग का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से है, तो आंसर नंबर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको 150 लगभग क्वेश्चन आपको मात्र 40 मिनट में मिल गया है, तो इससे अच्छा आपको कुछ हो नहीं सकता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को कम समय में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको UP SSC पेट 2022 साथ में साथ PCS RO आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आप लोग बीच में वीडियो ना छोड़िए, थोड़े ही समय में आप लोगों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।